तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम 18 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा है कंजक्शंस का ये लास्ट वीडियो होगा। इस पर हम 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इन वीडियो को देखिए फिर चैप्टर में आगे बढ़े। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ इफ एंड व्हेन। इफ और व्हेन का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। इफ और व्हेन को हम फ्यूचर यानी कि भविष्य की चर्चा करने के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर टेबल में हम देख लेते हैं। यूज ऑफ इफ फर्स्ट में बताया गया है कि इफ को हम अनसर्टेनिटी के लिए, अनिश्चितता के लिए, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पर हम इफ का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। इसका मीनिंग रहेगा यदि वो आया तो मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ ने यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्रिएट की है कि यदि वो आया, हो सकता है वो ना भी आए। तो इस प्रकार से हम इफ का यूज अनसर्टेनिटी के लिए करेंगे। उसी प्रकार से व्हेन का यूज हम सर्टेनिटी के लिए करते हैं, निश्चितता के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल है व्हेन यू कम आई विल हेल्प यू। जब तुम आओगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जब तुम आओगे। इफ का यूज किया जाता है अनसर्टेनिटी के लिए और व्हेन का यूज किया जाता है सर्टेनिटी के लिए। सेकंड में बताया गया है कि इफ को हम यूज करते हैं तो उसका मतलब वहां पे कुछ कंडीशन बताई गई है। जैसे एग्जांपल है इफ यू वांट टू सी मी। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हैं तो ये होगी कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, आपको मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा तभी मैं आपसे मिल पाऊंगा। और व्हेन के लिए बताया गया है व्हेन के यूज करने से टाइम का बोध होता है। व्हेन किसका बोध कराता है, टाइम का। जैसे एग्जांपल है व्हेन यू विल बी 16 योर फादर विल सेंड यू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन। जब तुम 16 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली भेज देंगे। तो यहाँ पे व्हेन जो है टाइम का बोध कराता है जब तुम 16 के हो जाओगे। तो इफ क्या है, अनसर्टेनिटी का बोध कराता है और साथ के साथ कंडीशन का बोध कराता है। और वहीं पर व्हेन का यूज हम सर्टेनिटी के लिए करते हैं, एक निश्चितता के लिए करते हैं और साथ के साथ ये टाइम का बोध कराता है। यूज ऑफ इफ एंड वेदर। इफ और वेदर का यूज किस प्रकार से किया जाता है। इफ और वेदर का मीनिंग होता है की के अर्थ में हम यूज करते हैं और इसको हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसका यूज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा की जगह यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करते हैं आस्क, वांट टू नो, इंक्वायर, डिमांड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। लेकिन किससे पहले यूज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच से पहले। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की स्पीच बताई गई है। इनको देखते समझते हैं। ही सेड आर यू बिजी। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड की जगह क्या लग जाएगा, आस्क्ड, और कोमा को हटा के क्या लगेगा, इफ या फिर वेदर। और फिर हम रिपोर्टेड स्पीच को यहाँ पे चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में, आई वॉज बिजी। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड टू मी डू यू लव मी। तो यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे शी आस्क्ड मी। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। उसके बाद हम लगाएंगे इफ और वेदर और फिर हम चेंज कर देंगे रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। आगे दोस्तों बताया गया है इफ और वेदर का यूज नॉट नो, नॉट श्योर और वंडर के बाद किया जाता है। नॉट नो, नॉट श्योर और वंडर अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो उनके बाद हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही डजंट नो इफ ही हैज कमिटेड ए क्राइम। तो इफ और वेदर में से यहाँ पे एक यूज किया जाएगा और नो के बाद यहाँ पे इफ और वेदर का यूज हुआ है। वैसे ही नेक्स्ट में श्योर के बाद, नॉट श्योर के बाद इफ और वेदर का यूज हुआ है। आगे दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि और नोट का यूज होने पर क्लोज के स्टार्टिंग में वेदर का यूज किया जाता है, ना कि इफ और डेट का। तो हम क्लॉज के स्टार्टिंग में
किसका यूज करेंगे, वेदर का। किसका यूज होने पर, और नोट का यूज होने पर। जैसे एग्जांपल है, ही डज नॉट नो वेदर शी विल कम और नोट, तो कम और नोट का यहाँ पे यूज हो चुका है, तो हम यहाँ पे वेदर का यूज करेंगे, ना कि इफ या फिर डेट का, तो सिर्फ वेदर का यूज होगा। सेकंड एग्जांपल में इफ और डेट का यूज बताया जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट वेदर का यूज हम प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। वेदर की यहाँ पे कंडीशन बताई है, वेदर का यूज हम प्रीपोजिशन के बाद करते हैं, न कि इफ और डेट का। तो नोट के बाद हमने जो पढ़ी है दो कंडीशन, दोनों में बताया गया है वेदर का यूज। तो यहाँ पे वेदर के एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर ठाकुर नीड्स ए लॉन्ग डिस्कशन अबाउट वेदर ही शुड सेटल इन पटना, तो यहाँ पे अबाउट का यूज हो चुका है। अबाउट क्या, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हम वेदर का यूज करेंगे। सेकंड में अबाउट के बाद इफ और डेट का यूज बताया जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट है वेदर का यूज हम इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले करते हैं। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले करते हैं, और इफ और डेट का यहाँ पे भी यूज नहीं होगा। तो ये वेदर की तीसरी कंडीशन आ जाती है। इसका एग्जाम्पल है, ही डजंट नो वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द प्रपोजल्स, तो टू एक्सेप्ट ये क्या हुआ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव से पहले हम वेदर का यूज करेंगे। तो ये थे वेदर की कंडीशंस। तो दोस्तों पढ़ते हैं यूज ऑफ एज सुन एज एंड एज लॉन्ग एज। एज सुन एज लॉन्ग एज। पहले हम पढ़ते हैं एज सुन एज, जिसका यूज हम जो ही और त्यो ही के अर्थ में करते हैं। जो ही त्यो ही, एज सुन एज, जो ही त्यो ही, और दोनों हम अलग अलग यूज करेंगे, जो ही त्यो ही और एज सुन एज। अब इसमें इसका मीनिंग रहेगा एट द मोमेंट दैट, नो लेटर देन। एट द मोमेंट डेट का मतलब होता है जो ही, जिस मोमेंट पे कुछ एक्शन हुआ है, नो लेटर देन, और जिस मोमेंट पे कोई एक्शन खत्म हुआ है, त्यो ही। तो इसका एग्जांपल है, एज सुन एज पब्लिशर एंटर्ड द हाउस हिज एम्प्लॉइज बिगेन टू वर्क। एज सुन एज द पब्लिशर एंटर्ड द हाउस, जैसे ही पब्लिशर्स ने ऑफिस में एंट्री की, त्यो ही उसके एम्प्लॉइज ने काम करना शुरू किया। तो कोमा यहाँ पे लगाया ताकि दो सेंटेंस को अलग किया जाए, और एज सुन एज जो ही और त्यो ही के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज का यूज हम जब तक के अर्थ में भी करते हैं। जब तक मीन्स वाइल। जैसे एग्जांपल है, यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक भगवान तुम्हारे साथ है। तो एज लॉन्ग एज का यहाँ पे मीनिंग रहेगा जब तक। उससे नेक्स्ट यहाँ पे नोट दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। एज सुन एज के बदले हम एज लॉन्ग एज का यूज नहीं करते हैं। जैसे ऊपर बताया गया था, एज सुन एज का मीनिंग होता है जो ही और त्यो ही, और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। तो हम एज सुन एज की जगह पर एज लॉन्ग एज का यूज नहीं करते, ये कंडीशन याद रखिए। एज लॉन्ग एज द पब्लिशर एंटर्ड द हाउस हिज एम्प्लॉइज बिगेन टू वर्क, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज दिया गया है एज सुन एज की जगह, जो कि रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है सेकंड है, एज लॉन्ग एज के बदले हम एज सुन एज का भी प्रयोग नहीं करते। जैसे यू नीड नॉट फियर एज सुन एज गॉड इज विद यू, तो यहाँ पे हम एज लॉन्ग एज का ही यूज करेंगे। और थर्ड में बताया गया है एज सुन एज और एज लॉन्ग एज का यूज अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस में करते हैं। आगे दोस्तों बताया गया है कि एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज। अभी हमने एज लॉन्ग एज पढ़ा था, अब यहाँ पे सो लॉन्ग एज भी दिया गया है, और इनके दोनों के मीनिंग रहेंगे शर्त पर की, बशर्ते की। क्या रहेगा, शर्त पर की या फिर बशर्ते की, मीन्स ऑन कंडीशन डैट प्रोवाइडेड डैट। ये मीनिंग एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज के निकलेंगे। इन मीनिंग्स में यूज करने पर ये एज ए कंडीशन के रूप में यूज होते हैं। यहाँ पे कंडीशन लागू करने के लिए इनका यूज किया जाता है। कैसे, ही कैन टेक माई मोटरसाइकिल एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज ही ड्राइव्स केयरफुली। स्लैश मीन्स यहाँ पे दो में से एक का यूज किया जाएगा। ही कैन टेक माई मोटरसाइकिल, वो मेरी मोटरसाइकिल यूज कर सकता है बशर्ते की, या फिर इस शर्त पर कि ही ड्राइव्स केयरफुली, वह सावधानी से ड्राइव कर सके, सावधानी से चला सके। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ लाइक एंड एज। लाइक का यूज हम के समान, जैसा के अर्थ में करते हैं। किस किस अर्थ में करते हैं, के समान या फिर जैसा कि, किसको, लाइक को। और इसको हम प्रीपोजिशन के रूप में नाउन, प्रनाउन और जिरन से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं, नाउन से पहले, प्रनाउन से पहले और जिरन से पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू आर लाइक योर ग्रैंडफादर, तो तुम अपने पिता के जैसे दिखते हो। तो लाइक का अर्थ यहाँ पे जैसा कि के अर्थ में हुआ, और ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ, और इसको हमने नाउन यानी ग्रैंडफादर से पहले यूज किया। नेक्स्ट है
देयर इज नथिंग लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो के जैसा के अर्थ में लाइक का यूज हुआ है और इसका मीनिंग रहेगा म्यूजिक सुनने के जैसा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है माई सन लुक्स लाइक मी। तो यहाँ पे जैसा के रूप में लाइक का यूज हुआ है कि मेरा बेटा मेरे जैसा दिखता है। आगे दोस्तों नोट दिया गया जिसमें बताया गया है कि जब लाइक का यूज प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन और जीरन का यूज किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हम ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे ना कि सब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल है ही लुक्स लाइक मी, तो मी क्या हुआ ऑब्जेक्टिव केस। ही नेक्स्ट है ही लुक्स लाइक आई, तो आई का यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्या सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है दे लुक लाइक अस, तो अस क्या ऑब्जेक्टिव केस। और उससे नेक्स्ट है दे लुक लाइक वी क्या सब्जेक्टिव केस। तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे ना कि सब्जेक्टिव केस का। नेक्स्ट आ जाता है एज का यूज कंजक्शंस के रूप में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले करते हैं किसका यूज एज का। और इस केस में हम एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। एज के बाद हम नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट का यूज करेंगे ना कि ऑब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल है ही आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज के बाद किसका यूज हुआ है ही का। और ही क्या है, ही है सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस। उससे नेक्स्ट में लाइक के बाद ही का यूज बताया जो कि रॉन्ग होगा। लाइक के बाद क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ही की जगह हिम का यूज होगा। आगे दोस्तों बताया गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले कंजक्शन के रूप में लाइक का प्रयोग नहीं होता बल्कि एज का होता है। ये हम ऑलरेडी ऊपर के एग्जांपल में समझ चुके हैं। और उससे नेक्स्ट में बताया कि एज का यूज हम प्रीपोजिशन के रूप में नहीं करते, प्रीपोजिशन के रूप में किसका यूज करते हैं लाइक का। आगे एज और लाइक दोनों में डिफरेंस बताया गया है, तो इनके डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में बताया गया है कि एज का यूज प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक एग्जांपल के लिए किया जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में कैसे, इन 1939 एज इन 1914 एवरीबॉडी वांटेड वॉर। 39 में 1914 के जैसा युद्ध चाहते थे। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में एग्जांपल दिया एज इन 1914, तो एज का यूज हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में। और एग्जांपल दिया 1914 का कि 1939 में 1914 के जैसा युद्ध चाहते थे। वैसे लाइक का फर्स्ट आ जाता है। लाइक का यूज हम प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक एग्जांपल के रूप में नहीं यूज करते हैं, यानी कि हम एज लगाएंगे ना कि लाइक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया लाइक का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे एज का। सेकंड आ जाता है एज का यूज हम जब तक के अर्थ में करते हैं, जब तक के अर्थ में करते हैं। और ये क्या दिखाता है कंजक्शंस ऑफ टाइम, यानी टाइम के बारे में बताएगा। कैसे, आई सा हर एज शी वाज गेटिंग ऑफ द बस, मैंने उसको देखा जब वह बस से उतर रही थी। तो ये एक टाइम के बारे में बताया, उसने कब देखा जब वह बस से उतर रही थी। लेकिन लाइक के बारे में सेकंड में बताया गया कि हम इस तरह के एग्जाम्पल में लाइक का यूज नहीं करेंगे, एज का यूज करेंगे। थर्ड आ जाता है एज का यूज हम के रूप के अर्थ में भी करते हैं। के रूप, इन द कैपेसिटी ऑफ के रूप में करते हैं। और इसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। किससे पहले यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं। और इस केस में हम नाउन के बाद वर्ब का यूज नहीं करते। कैसे, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज ए डॉक्टर। तो मिस्टर गुप्ता एक डॉक्टर की तरह कार्य करते थे, या डॉक्टर की तरह उन्होंने कार्य किया। तो यहाँ पे एज ए डॉक्टर ये कैसे यूज हुआ है, के रूप में, के अर्थ में यूज हुआ है। और उसके बाद हमने नाउन डॉक्टर का यूज किया, किसी वर्ब का यूज नहीं किया। और साथ ही यहाँ पे बताया गया कि लाइक का यूज हम के समान के अर्थ में करते हैं, इन द मैनर ऑफ के अर्थ में करते हैं। और इसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। लाइक को नाउन से पहले यूज करेंगे। और तो इस केस में भी नाउन के बाद वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे एज के लिए था वैसे ही लाइक के लिए है। जैसे एग्जांपल है मिस्टर श्रीवास्तव वर्कड लाइक अ डॉक्टर। तो यहाँ पे भी लाइक के बाद हमने ए डॉक्टर का यूज किया, जो कि क्या है नाउन है। और उसके बाद वर्ब का यूज नहीं किया। दोस्तों फोर्थ आ जाता है जिसमें बताया गया है कि रिगार्ड, व्यू, रिप्रेजेंट, ट्रेट, एक्नॉलेज, पोर्ट्रे, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। जो वर्ब दी गई है इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हम एज का यूज करेंगे। और एज का यूज करने का अर्थ यहाँ पे होगा कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में एज का यूज करना। कैसे, द बॉयज रिगार्ड हिम एज ए गुड टीचर। लड़कों ने उसकी अच्छे टीचर के रूप में प्रशंसा की। तो के रूप में यहाँ पे एज का यूज किया है। वैसे नेक्स्ट है मुन्नी इज व्यूड एज ए प्रोस्टिट्यूट। और उससे नेक्स्ट है सी ट्रीट्स हिम एज ए गुड लवर। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिए गए हैं।
और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने कौन कौन से वर्ब यूज किया है? रिगार्ड, व्यूड, ट्रीट। वैसे लाइक के फोर्थ में बताया गया है कि रिगार्ड, व्यू, रिप्रेजेंट, ट्रीट, एक्नॉलेज, पोर्ट्रे, ये जो हमने वर्ब्स पढ़ी है इनके बाद लाइक का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ एज का यूज होगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ बट एंड हाउएवर। बट का यूज हम लेकिन, किंतु, परंतु के अर्थ में करते हैं। ये एक कॉमन कंजक्शंस है जो ज़्यादातर यूज किया जाता है और इसका मीनिंग क्या रहेगा? लेकिन, किंतु, परंतु। किसका? बट का। जैसे एग्जांपल है, ही इज हार्ड वर्किंग बट नॉट इंटेलिजेंट। वो हार्ड वर्किंग है लेकिन इंटेलिजेंट, होशियार नहीं है, परंतु होशियार नहीं है। नेक्स्ट है, बट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हम कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, इन द कॉन्ट्रास्ट या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी के अर्थ में करते हैं, यानी एक कॉन्ट्रेरी के, विरोधाभास के अर्थ में करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही कट्स हिज नीज बट डिडंट क्राई। उसने अपने नाखून काटे लेकिन चिल्लाया नहीं। शी लाइक्स ओपेरा बट हर हस्बैंड डजंट। तो ये भी एक विरोधाभास के लिए हमने बट का यूज किया है। नेक्स्ट, बट का यूज हम कंजक्शन के रूप में करते हैं और इसका यूज हम नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग क्लॉज के बाद करते हैं। नेगेटिव मीनिंग क्लॉज के बाद करते हैं। कैसे? वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, बट वेट, सिवाय वेट करने के। नेक्स्ट है, बट का यूज ओनली के अर्थ में करते हैं, केवल के अर्थ में करते हैं। और जब हम इसको ओनली या केवल के अर्थ में यूज करते हैं तो इसको एज ए एडवर्ब यूज किया जाता है। बट का यूज एज ए एडवर्ब किया जाता है ओनली के अर्थ में। कैसे? ही लेफ्ट बट एन आवर एगो। वो चला गया लेकिन आधा घंटा पहले। ही इज ए बट ए बॉय। वह है लेकिन लड़का है। आगे यहाँ पे दोस्तों नोट्स दिए गए हैं, उनमें उनको पढ़ते हैं। बट डैट इसका मीनिंग होता है सिवाय उसके। बट डैट इसका मीनिंग रहेगा सिवाय उसके, यानी कि एक्सेप्ट डैट। एग्जाम्पल है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम बट डैट आई वॉज शॉर्ट ऑफ मनी एट द टाइम। मैंने उसकी सहायता की होती मनी के सिवाय, पैसे के सिवाय, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसों की कमी थी। तो सिवाय उसके, सिवाय किसके? शॉर्ट ऑफ मनी के। नेक्स्ट है, बट देन का मीनिंग होता है इसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड। एग्जाम्पल रहेगा, मुंबई इज ए नॉइजी प्लेस बट देन इट इज ए प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। मुंबई क्या है? एक नॉइजी प्लेस है जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन के विपरीत ये एक एंटरटेनमेंट सिटी है, एंटरटेनमेंट की जगह है। नेक्स्ट आ जाता है, बट का यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, जिसका मीनिंग रहेगा जो नहीं। हु डू नॉट, हु डज नॉट, जो नहीं। कैसे? देयर इज नॉट वन ऑफ देम बट विशेस टू गो। उनमें से कोई नहीं है जो वहां जाने की इच्छा रखता है। आगे दोस्तों यहाँ पे फिर से नोट्स दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। बट मी, नो बट्स का यूज हम मुझसे बहस ना करो, बहानेबाजी ना करो, अगर मगर ना करो के अर्थ में करते हैं। हाउएवर का यूज हम तथापि, बहरहाल के रूप में करते हैं। ऑल द सेम, नेवरदलेस के अर्थ में करते हैं। जैसे एग्जांपल है, हाउएवर ही डिसाइडेड टू स्टे। तथापि उसने रहने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट है, हाउएवर, हाउएवर इसका यूज हम कुछ भी हो, यद्यपि, कितना भी के अर्थ में करते हैं। मतलब इन वट एवर वे और डिग्री, और उसको एज ए एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ही विल नेवर सक्सीड हाउएवर हार्ड ही ट्राइज। वह कभी सफल नहीं होगा चाहे वह कितना परिश्रम करे, चाहे कुछ भी, यद्यपि, कितना भी के अर्थ में हम किसको यूज करते हैं? हाउएवर, हाउज, शो एवर। नेक्स्ट है, हाउएवर का यूज हम बट के अर्थ में कंजक्शन के रूप में करते हैं। हाउएवर तथा बट का यूज एक साथ नहीं किया जाता। हाउएवर और बट का यूज हम एक सेंटेंस के अंदर नहीं करेंगे, याद रखिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में बताया, सी हैज नॉट सक्सीडेड बट हाउएवर सी इज नॉट वरीड। तो बट और हाउएवर दोनों का यूज किया, जो कि रॉन्ग होगा। या तो आप बट का यूज करिए जैसे सेकंड एग्जांपल में दिया, या फिर हाउएवर का यूज करिए। आगे बताया गया कि हाउएवर का यूज जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में करते हैं, तब हम बट का यूज करते हैं। तब हम उनसे पहले किसका यूज करेंगे? बट का। किससे पहले? हाउएवर से पहले। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है, बट हाउएवर हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट सक्सीड। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ डैट। डैट का यूज हम किस प्रकार से करते हैं? डैट का मीनिंग रहता है की के अर्थ में इसका यूज करते हैं, और ज़्यादातर आपने इनडायरेक्ट मीनिंग में इसका यूज करना सीखा है। तो डैट को भी हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज किया जाता है, ना कि डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया डायरेक्ट में, ही सेड टू मी आई सेल्फ हेल्प यू। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा की जगह किसका यूज करेंगे? डैट का। और बाकी आप चेंज करना जानते हैं,
डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उससे नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से बताया गया है। तो याद रखिए डेट का यूज हम की के अर्थ में करते हैं और कब करते हैं, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम डेट का यूज करते हैं। किसके बाद करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से पहले, और किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद या फिर रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद और रिपोर्टेड स्पीच से पहले। आगे दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए, उनको पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हो तो हम इससे पहले डेट का यूज नहीं करते। ये हम ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बताया गया कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें आदेश दिया गया हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तब हम डेट का यूज नहीं करेंगे। तब हम इफ का यूज करेंगे या फिर वाई का यूज करेंगे या फिर वेयर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट है ही सेड टू मी आर यू हैप्पी। तो आर यू हैप्पी यहाँ पे इंटेरोगेशन किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हैप्पी, ये करेक्ट होगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने इफ का यूज किया, आगे जो डेट का यूज बताया वो रॉन्ग होगा। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक आदेश या फिर एक रिक्वेस्ट वाला वाक्य है। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का यूज करेंगे, जैसे इनडायरेक्ट में बताया है, ना कि डेट का यूज करेंगे। टू का यूज करेंगे ना कि डेट का। तो याद रखिए डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अगर वो वाक्य इंटेरोगेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस का है तो हम तब डेट का यूज नहीं करेंगे, बाकी में हम डेट का यूज कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट में बताया गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज हुआ तो उससे पहले हम डेट का यूज कर सकते हैं। ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया होता है। जैसे एग्जांपल है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या हुआ, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम डेट का यूज करेंगे। अब दोस्तों आ जाता है नो यूज ऑफ कंजक्शंस। तो नो यूज ऑफ कंजक्शंस के यहाँ पे 3 रूल है, उनको हम फटाफट कवर कर लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में जब इफ, वेदर, हु, होम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, इन सब का यूज कर लिया जाता है। ये याद रखिए, सब कब यूज किए जाते हैं, जब इंटरोगेटिव स्पीच को किसमें बदला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तब हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे, ना कि डेट का या फिर एज टू का। जैसे एग्जांपल है ही आस्क्ड मी दैट हाउ ओल्ड आई वाज। तो यहाँ पे डेट और हाउ का यूज हुआ है, जो कि नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी एज टू हाउ ओल्ड आई वाज। यहाँ पे एज टू और हाउ का यूज हुआ है, जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट में बताया गया ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, ये करेक्ट होगा, यहाँ पे डेट का यूज नहीं हुआ है। उसी प्रकार से सेकंड में भी डेट और व्हाट एक साथ दिए गए हैं, और उससे नेक्स्ट में एज और व्हाट एक साथ दिए गए हैं, तो दोनों रॉन्ग होंगे। हम सिर्फ किसका यूज करेंगे, व्हाट का। आगे बताया गया कि अगर इफ और वेदर से असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो, असर्टिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट हो, तब हम डेट का यूज कर सकते हैं। अब नो यूज ऑफ कंजक्शन का सेकंड रूल आ जाता है, जिसमें बताया गया कि एज, सिंस, बिकॉज, इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो इनके बाद हम सो और देयरफॉर का यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल है बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर शी फेल्ड। तो बिकॉज यूज हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे देयरफॉर या फिर सो का यूज नहीं करेंगे। जैसे सेकंड में करेक्ट बताया गया है बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी फेल्ड, तो देयर और सो के बिना हम यूज करेंगे जब बिकॉज का यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट रूल नंबर 3 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, हुम, हुज, इन सबको क्या बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेशन के बारे में बताते हैं। तो इन रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले जब नाउंस का यूज किया जाता है तो उनके बीच में कंजक्शंस का यूज नहीं होता। किस प्रकार से, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल एंड हुम आई लव वेरी मच। तो यहाँ पे हुम का यूज हुआ है, जो कि क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो उससे पहले एंड का यूज कर लिया गया है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो एंड का यूज हम नहीं करेंगे। तो करेक्ट क्या रहेगा, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल हुम आई लव वेरी मच। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। इसी के साथ हमारा कंजक्शन का चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट हम दोस्तों शुरू करेंगे नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें मेरे चैनल पर आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।